रीतिकाल के बारे में आज हम बात करेंगे। बीए भाग द्वितीय वर्ष। रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या है और रीतिकाल जो नाम दिया है वो किस तरह आया, इसकी बात हम कर रहे थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से 1900 तक, तो हम ये कहें कि सन 1643 से 1843 तक के कालखंड को रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण रीतिकाल किया गया। रीतिकाल के कवि मानवता के अनुमुख न होकर, रीतिकाल के जो कवि थे वो मानवीयता की ओर उन्मुख न होकर किसी राजा, किसी नवाब के लिए वो कविताएं लिखते थे। इसलिए उनके जो काव्य में अलंकरणों की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगारिकता का आना स्वाभाविक था। और इस काल के संपूर्ण कालखंड में काव्य के रूप, काव्य के गुण और नारी का रूप, सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, उसका नक्सिक वर्णन, उसका सौंदर्य निरूपण ही इस काल में अधिक रहा। तो रीतिकाल की विशेषताओं को अगर हम कहें तो रीतिकालीन कवियों की प्रधान जो प्रवृत्ति थी वो रीति निरूपण, अर्थात वो क्या करते थे कि लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे और उसी के आधार पर उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल रखा। मैंने आपको पहले वाले उसमें वीडियो में बताया था कि रीति जो चलता आ रहा है, कि जो आचार्य मम्मट, भट्ट, भामह कहते आ रहे हैं किस तरह से लक्षण ग्रंथ होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, तो इसी तरह का प्रयास रीतिकाल में हिंदी कवियों ने किया। संस्कृत काव्य शास्त्र को हिंदी में एक तरह से रूपांतरित कर दिया या हिंदी में उनको लिखने का प्रयास किया गया। तो लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। दूसरी विशेषता लक्षण ग्रंथों में हम जैसे केशवदास की कवि प्रिया, चिंतामणि की कवि कल्पत्रु, श्रृंगार मंजरी, मतीराम की ललित ललाम आदि बहुत सारी, भिखारी दास की काव्य निर्णय, रसलीन की अंग दर्पण आदि किताबें इसमें आती है। दूसरी जो विशेषता इसकी आती है वो श्रृंगारिकता। श्रृंगार रीतिकाल के कवियों का पसंदीदा विषय रहा, या कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु रहा। नक्सिक उन्होंने किया, नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन, नारी के मासल सौंदर्य का वर्णन, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, और उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं में भक्ति भावना का वर्णन लेस मात्र भी हमें दिखाई नहीं देगा, बल्कि राधा और कृष्ण के ऊपर भी कामुक मनोवृत्ति और ये जो श्रृंगार के विषय हैं इनका उन्होंने आरोपण कर दिया। तो श्रृंगारिकता का इन्होंने रूप लिया। विलासिता, शारीरिक सुख, इसकी कामना ही इसमें अधिक रही। श्रृंगार रस के जो दो भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो विशेष रूप से रीतिकालीन जो कवि थे उन कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार का इतना अधिक वर्णन किया और संयोग श्रृंगार को ही इन्होंने ज़्यादातर काम में लिया या उसी का वर्णन इन्होंने किया। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को एक दूसरा नाम दिया श्रृंगार काल, क्योंकि इसमें श्रृंगार का ही वर्णन अधिक रहा, हावी रहा एक तरह से श्रृंगार। और विशेषकर जहाँ नायिका के रूप का वर्णन, नायिका रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार वर्णन के संबंध में डॉक्टर भागीरथी मिश्र का कहना है कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, त्याग परक नहीं था। इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वो जा ही नहीं पाए। प्रेम की जो एक निश्चलता, एक अनन्यता, एक त्याग, एक तपश्चर्या, जो प्रेम का उदात्त पक्ष है, उसकी दृष्टि से वो उदात्त पक्ष छूट सा गया। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार वर्णन में जो विलासिता, जो रूप जन्य लिप्सा, जो शारीरिक सुख की कामना की और नारी के प्रति सामंत्य दृष्टिकोण भी हमें दिखाई देता है। तो अलंकारिता और अलंकार प्रियता रीतिकाल की सबसे बड़ी कलागत जो विशेषता हम कहें तो अलंकार निरूपण रहा। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है
कि अलंकार वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास खास ढंग है। इस काव्य के जो बात हम करें इस रीतिकाल की, तो कविता सुंदरी को अलंकारों से सुसज्जित करने में अपना कवि कर्म ही इन्होंने समझा। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मिक्त। रीतिकाल के कवियों ने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है और प्रचुरता के साथ किया है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल के अधिकतर कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते और उनकी प्रशंसा में काव्य रचना वो करते रहे। और इसी के लिए देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास, कुशल सिंह के लिए कुशल विलास आदि की रचनाएं की। तो ये जो विशेषताएं हम रीतिकाल के आपको बता रहे हैं, इसमें प्रकृति चित्रण भी आया है। रीतिकाल में अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया है। श्रृंगार में आलंबन और उद्दीपन दो रूप होते हैं। तो नायक और नायिका के जो मानसिक दशा के जो अनुकूल प्रकृति का भी चित्रण संयोग काल में सुखद और वियोग काल में वो दुखद लगता है। तो सेनापति, बिहारी आदि जो कवि थे, इन्होंने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया। वर्षा काल का चित्रण इन्होंने किया और मुक्तक काव्य की रचना। यद्यपि रीतिकाल में कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए और परंतु रीतिकाल के कवियों ने मुख्यतः मुक्तक काव्य की रचना ही अधिक की। इसका कारण ये रहा कि राजदरबार में कवियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा, एक होड़ थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता, इसी से वह सभा और समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। नायिका भेद, रीतिकाल के कवियों ने अपने काव्य में नायिकाओं के सामाजिक व्यवहार, नायक के साथ उनका वियोग, उनका संयोग, उनका स्वभाव, उनका यौवन, उनका प्रेम, उनकी क्रीड़ाएं आदि गुणों के आधार पर नायिकाओं के न जाने कितने भेद रीतिकाल में किए गए। प्राय नायिकाओं के हम 3 भेद मानते हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्यता या वेश्या ही प्रचलित थे। फिर भी विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का वर्णन रीतिकाल में हमें मिलता है। लोक और शास्त्र आदि ज्ञान के आधार पर ही कोई कवि सुंदर, सरस और सटीक काव्य की रचना कर सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल के कवियों ने कवित्व, सवैया, दोहा अधिक मात्रा में लिखे और इस काल के कवियों ने जहाँ एक को लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्य शास्त्र का वो किया, वहाँ उसी तरह से इन्होंने दूसरे काव्य भी लिखे। इस तरह से हम रीतिकाल की बात करते हैं और रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं मैंने आपको बताई। एक PDF भी मैंने इसमें डाला है, उस PDF को आप देख लीजिए तो उसमें करीब करीब सारी विशेषताएं इसमें आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।